अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम तूबा अहमद है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर गुलाम मुस्तफा, जो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एचईसी के बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी एंड लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी, इट्स बेसिक एलिमेंट्स एंड चैलेंजेस। डेमोक्रेसी एक्चुअली एक लैटिन वर्ड है और ये अरस्तु और प्लेटो के ज़माने की थ्योरी है, जिसमें लोगों की सोच, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी सॉवरेनिटी को देखते हुए गवर्नमेंट को बिल्ड करने का आइडिया है, जिसकी कभी कुछ पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने उसके साथ एग्री किया है, कुछ ने उसको एक गलत टाइप की गवर्नमेंट कहा है, मगर ये एक आज के दिनों की वैलिड गवर्नमेंट है, जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि वो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। और उनके जो पायनियर हैं, जो अब्राहम लिंकन, वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए है, जिसे लोग बनाते हैं और जो लोगों के काम आने के लिए है। बेसिकली डेमोक्रेसी, जैसे मैंने कहा, कि एक ग्रीक लैटिन वर्ड है, तो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं, डिमोस एंड क्रेटोस। डिमोस का मतलब है लोग और क्रेटोस का मतलब है पीपल। मतलब कि पीपल की गवर्नमेंट, अवाम की हुकूमत, अवाम की सोच से आप इसके ऊपर फैसला करते हैं, अवाम की सोवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए। अब इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं, हर मुल्क के अपनी एक तरह की। डेमोक्रेसी की भी कई टाइप्स आ गई हैं। अमेरिकन डेमोक्रेसी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानी डेमोक्रेसी। उसमें अब प्रेसिडेंशियल एराज भी आ गए हैं, प्राइम मिनिस्टर टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी है, तो उसमें डिफरेंट चीजें डिस्कस की जाती हैं। लेकिन जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन, ये इसके बेसिक ऑर्गन्स हैं, बेसिक इसकी पार्ट्स हैं जो इसके काम को आगे फैलाते हैं, इस पे काम करते हैं। हम अपनी ही इसी जो अब पाकिस्तान के हवाले से हमारे चैलेंजेस हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी फेस कर रही है, उसके हवाले से हम डॉक्टर गुलाम मुस्तफा से बातचीत शुरू करते हैं। जी सर, मौजूदा दौर में जो जमहूरी निज़ाम है, उसकी अहमियत पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि हाउ इट कैन वर्क और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फॉर द पाकिस्तान एंड द अदर नेशंस टू कॉपी दैट टाइप ऑफ सिस्टम, दैट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। Thank you, सर, Tuba, Nazaka Sahab, and Peace Foundation for inviting me and giving me a chance to elaborate about democratic setup in Pakistan. सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसे तूबा ने जो जमहूरियत की डेफिनेशन की, उसको थोड़ा सा मजीद एलुसिडेट करने की कोशिश करते हैं। स्कॉलर ने कहा कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन शेयर, यानी कि एक ऐसी हुकूमत जिसमें हर बंदे का शेयर होता है। इसमें मैसेज का होता है, इसमें एलीट का होता है, इसमें आपके पॉलिटिकल लीडर्स का रोल होता है। तो जिसमें तमाम लोगों का रोल हो, उसको हम जमहूरियत का नाम देते हैं। एक और डेफिनेशन है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल सॉल्व देयर प्रॉब्लम थ्रू देयर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। इट्स मीन कि लोग जो हैं अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं और उसके लिए वो अपने जो नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं, उनके जरिए अपने मसाइल का हल तलाश करते हैं। अब्राहम लिंकन की इट्स अ वेरी कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन, सबको उसका पता है, अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, कि जिसमें लोग अपना शेयर अदा करते हैं, उसको हम जो है जमहूरियत कहते हैं। जमहूरियत डिफरेंट टाइप्स की है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कि जिसमें जो पीपल हैं वो डायरेक्ट अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। इसकी एग्जांपल दूंगा कि जैसे पाकिस्तान में हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो एमएनए या एमपीए को लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और लोग अपने नुमाइंदों को वोट देते हैं और नुमाइंदे आगे फिर जो है हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को चूज करते हैं, उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। पाकिस्तान जो है इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोग अपने एमपी एमएनए को मुंतखब करते हैं, वो फिर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं। अहमियत क्या है? डेमोक्रेसी आज के दौर की एक जो है ना बड़ी प्रोमिनेंट जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इस वजह से इसका बहुत ज्यादा रोल है रियासत की तरक्की में, मुआशी तरक्की में। जो डेमोक्रेसी है वो बहुत अहम रोल अदा करती है।
आपने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी का नाम तो सुना होगा। माइकल डोली ने ये पीस थ्योरी दी है और उसने बड़े अच्छे तरीके से एलेबोरेट किया है कि डेमोक्रेसी इंसिक्योर स्टेबिलिटी एंड सिक्योर फ्रॉम वार्स। ये सबसे बड़ी बात है कि वो स्टेबिलिटी लाती है और वार से बचाती है। और उसने टोटल दुनिया में जितनी भी वार्स हुई हैं उनका एक सिंथेसिस निकाला है, जिसमें उसने वाजिया किया है कि जो मैच्योर डेमोक्रेसी है वो कभी भी आपस में वार में नहीं जाती। यू कैन सर्च, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वार हुई है, वहां पे मैच्योर डेमोक्रेसी आपस में, या लिबरल डेमोक्रेसी के टर्म आप यूज कर ले, आपस में वार नहीं करती। अगर एक तरफ मैच्योर डेमोक्रेसी है तो दूसरी तरफ जो है वो इनमेच्योर होगी, या दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप होगी। पाकिस्तान के एग्जांपल ले लें और बहुत सारी कंट्रीज के एग्जांपल ले लें कि अगर वार्स हो रही हैं तो एक तरफ तो डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप है। दोनों मैच्योर डेमोक्रेसी वार नहीं करती। इस वजह से ये एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है और इसमें आजादी राय की बहुत ज्यादा जो है इजाजत होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कंपेयर टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में आपको पता है कि वन मैन शो होता है, वहां पे लोग जो हैं वो अपनी आजादी या अपनी स्पीच या और बहुत सारी उनके जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर बात नहीं कर पाते। लेकिन जो डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है, इसमें लोग अपनी आजादी राय का ख्याल रखते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का पता होता है, लोगों को पता होता है कि हमने वोट किसको देना है, किस बेस पे वोट देना है। अब इसमें आगे जब हम पाकिस्तान की कंडीशन पे आएंगे वहां पे देखेंगे कि क्या बात है कि पाकिस्तान में जमहूरियत एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इतनी कामयाब क्यों नहीं हो रही। उसकी बहुत सारी रीजन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो इसमें जो है जमहूरियत जो है ये बहुत जरूरी है आजकल के दौर में, और क्योंकि हर एक जो बंदा है उसको अपनी राय देने का हक हासिल है, वो अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकता है। तो इस वजह से वो बहुत जरूरी है कि हर मुल्क में जो है वो जमहूरियत हो, आजाद जो बंदे हैं, जो मैसेज हैं, जो पीपल हैं, वो अपनी मर्जी से गवर्नमेंट इलेक्ट करें और वो गवर्नमेंट जो है वो मुल्क की वेलफेयर के लिए काम कर सके। जी मिस्तूफा। जी सर, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि लोगों की हुकूमत है, लोगों के लिए काम करती है। सर लेकिन फिर हमें टू थॉट्स मिलते हैं। कुछ लोग इसको मोबोक्रेसी कहते हैं कि रूल ऑफ मॉब है, कुछ लोग कहते हैं लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। तो इस हवाले से भी काफी हमें डेमोक्रेसी के खिलाफ बातें सुनने को मिलती हैं कि ये कोई इतना अच्छा वे ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन आज के दौर में इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो सर इसकी वजह यही है कि वो लोगों को एक तरह की सॉवरेनिटी दे रहे हैं, प्रिविलेज कर रहे हैं कि वो अपने लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें। जी बिल्कुल मिस्तूबा, इसमें ये अब देखें ना, इसमें बहुत सारी चीजें, जैसे एरिस्टोटल या प्लेटो के दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी, कहा जाता है कि कुछ एजुकेटेड या कुछ और लोगों को सिर्फ वोट का राइट दिया जाए। जब अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर पैदा किया है तो एक कंडीशन के साथ, ठीक है ना, जब वो मेच्योर हो जाता है, वो 18 ईयर्स हम ज्यादा दुनिया में है कि वो जब मेच्योर हो जाता है तो उसको राइट दिया जाए कि वो अपनी पसंद के मेंबर मुंतखब कर सके। और जब मेजोरिटी की बात आएगी, जाहिर है जो मेंबर ज्यादा वोट लेगा, मेजोरिटी बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल है उनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन डायलेमा ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी और डेवलपिंग नेशन का ये है, या और बहुत सारे कंट्रीज में ये है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमारी पार्टी या हमारा लीडर जीतता है तो हम कहते हैं जी वेल एंड गुड। अगर हम वो अपनी पसंद का लीडर हार जाता है या हमारी पार्टी हार जाती है तो हम रिगिंग या और बहुत सारे से इल्जामात लगाते हैं। तो इस वजह से सिस्टम थोड़ा सा डिरेल हो जाता है। लेकिन जी जब सर। अल्लाह ताला ने वही बात है कि हर एक को पैदा किया है तो उसी बेस पे सबको वोट देने का, अपनी पसंद के नुमाइंदे मुंतखब करने का हक हासिल है। जी सर। सर जमहूरी निज़ाम के डेमोक्रेसी के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, बेसिक अनासिर क्या हैं जिन पे ये फोकस करती है? फॉर द पीपल तो है, लेकिन पीपल को कनेक्ट कैसे करना है, उनको एक लॉ के अंदर कैसे लेके आना है, इस हवाले से क्या अनासिर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या जो पॉइंट्स हैं इसके कंडीशंस बारे में? फॉर डेमोक्रेसी आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, वो वेरी कर रहे हैं फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप्ड नेशंस। अगर हम जी वही सर। एलिमेंट्स जो डेवलप नेशन वाले डेवलपिंग नेशन में करें तो हम एक जो है ना वो मेच्योर डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी के सामने खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी का ऑप्शन है वो ये है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन ऑफ द मॉब। जो लोग हैं जी। उनकी सियासी, आप इसको समाजियात कह लें, या उनकी सोशलाइजेशन होनी चाहिए। तो उन्हें अपने राइट्स का सियासी पता होना तहरीक चाहिए। बढ़ाना चाहिए लोगों की। हाँ, उन्हें वोट का पता हो कि हमने किसको
किस बेस पे देना है। लेकिन यहाँ पे आपको पता है डेवलपिंग नेशन में ये बहुत ट्रेंड है कि हम पैसे के नाम पे वोट देते हैं, बरादरीज़म के नाम पे वोट देते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि जो नुमाइंदा है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारी तो इन्फ्लुएंस है ना। जी सर। तो इस तरह जो दस्तूर है वो तो जमहूरियत में बहुत अहम है। इस तरह जो कंडीशंस हैं या एलिमेंट्स है उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत जरूरी है कि मुल्क के अंदर तवातर के साथ जो है वो इलेक्शन होते रहें और साथ साथ फ्री इलेक्शन होते रहें। रिगिंग नहीं होनी चाहिए कि अपनी मर्जी की गवर्नमेंट लाने के लिए आप जो है ना वो अपने फायदे हासिल करने के लिए रिगिंग कर रहे हैं। इस तरह जो है वो प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है कि हर एक ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मुझे भी हक हासिल है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, लेकिन मेरे ऊपर प्रोविजन हैं कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक आम बंदे को भी प्रोविजन होनी चाहिए, जो कंडीशन पूरी करता है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते, वो वोट दे सके और हुकूमत में जो है अपना रोल अदा कर सके। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी फिर सुपरमेसी भी जरूरी है कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा हो। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है कि मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को प्रॉपर राइट्स दिए जा रहे हैं, फिर ही एक मेच्योर डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो बन सकता है। पॉलिटिकल टॉलरेंस होने चाहिए लोगों के अंदर, लोगों को पता होना चाहिए कि बर्दाश्त क्या है जो है और सियासी बर्दाश्त क्या है। हमारा तो कल्चर ही आप देख लेना कि एक पार्टी जीतती है तो जो हारने वाली है वो रिगिंग के इल्जाम लगाती है, वो गालियां तक। कभी आपने पार्लियामेंट का भी देखा होगा सेशन, लास्ट जो बजट सेशन था उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। तो अगर यही पॉलिटिकल टॉलरेंस होती तो कम अज कम जो है वो मुल्क के अंदर एक सेटअप जो है वो तवातर के साथ चल रहा है। पाकिस्तान का डायलमा यही है कि यहाँ एक तवातर नहीं है, एक सेटअप नहीं है, पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं है, लोगों के अंदर टॉलरेंस नहीं है, लीडर्स के अंदर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं है। तो इस वजह से जो इसके लिए फिर सबसे बड़ी बात कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनका रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल टूवर्ड डेमोक्रेसी। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपकी आर्मी है, आपकी जो है जुडिशरी है, वो सारे के सारे जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रोल अदा करें। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा से होता है कि जो है वो डिक्टेटरशिप आती है तो उसके लिए मिठाइयाँ, ये पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है कि डिक्टेटरशिप आती है तो मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। आपकी जो जुडिशरी है उसको जो है एक्सेप्ट करती है, उसको इकरार देती है कि आप जो है जी। तो इस वजह से ये सारे के सारे जो है वो फंडामेंटल्स हैं, प्रोविजंस हैं, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट में जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इसमें ये एलिमेंट्स होंगे तो एक जो है मैच्योर डेमोक्रेसी जो है वो कायम हो सकेगी। जी दुबा। हम अगर देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं, जिसने आप अभी बात करें कि मिठाइयाँ बांटी जाती हैं जब डिक्टेटरशिप आती है, तो वही सुप्रीम कोर्ट जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करना है, उसके ऊपर काम करना है, वही डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रही होती है, उसको लेजिटिमाइज करने की भी कोशिश कर रही होती है, जो हमने अपने मुशर्रफ साहब के दौर में भी देखा, हमने उससे पहले भी देखा सर। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा सा हमें नजर आता है कि ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस भी है डिक्टेटरशिप के अंदर, थोड़ा सा जुडिशियल इंटरफेरेंस भी है कि वो उसको परवेल होने देते हैं, उसको फैलने देते हैं। जी तो भाई यही बात है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की कमी है पाकिस्तान में ना, या जितने भी डेवलपिंग नेशंस एज कंपेयर टू इंडिया। आप इंडिया की बात देखें, मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा कि एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर साहब थे तो उस वक्त उन्हें जो है ना वो रियासत डिफरेंट जो स्टेट्स थी उनकी तरफ से कोई इशू आ रहे थे, तो वहां का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उस वक्त वहां जाता है। पहले तो नेहरू साहब जो है ना उन्हें वेट करवाते हैं काफी देर, जब वो उन्हें अंदर बुलवाते हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब कहते हैं कि आपको इश्यूज आ रहे हैं पॉलिटिकल बेस पे तो मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ। तो नेहरू साहब का बयान था कि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका काम है, ये फौज का काम नहीं है, फौज का काम सरहदों की हिफाजत करना, आप अपना काम करें। और उसके बाद आप देख लें कभी भी इंडिया में जो है वो डिक्टेटरशिप या आर्मी का रोल नहीं रहा जो सिविल गवर्नमेंट में। लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान आप शुरू से ही देख रहे हैं 1958 से, जो पहले तो चले जो इनडायरेक्ट था, फिर 1958 में डायरेक्ट यूब साहब आते हैं, फिर 71 में 69 में याया साहब आ जाते हैं, पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और इसके बाद जो है वो भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आती है, लेकिन जिया साहब 77 में जो है ना वो शब को मारते हैं और 1988 में जाके जो है ना वो तेरा क्रैश होता है तो फिर पाकिस्तान की जान छोड़ती है। इसके बाद आप देखते हैं 99 में मुशर्रफ साहब आ जाते हैं
तो पाकिस्तान का मोस्टली जो इरा है वो तो डिक्टेटरशिप में गुजरा है। तो इस वजह से अब होपफुली जैसी मैं एक बात करता होता हूँ कि हम तीसरे कंजेक्टिव इरा में दाखिल हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं डेमोक्रेटिक सेटअप के लिहाज से। होपफुली इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जब 5वें फेज में दाखिल होगा, जबकि आपकी 5वीं जो कंजेक्टिव गवर्नमेंट डेमोक्रेट आ जाएगी, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएगी, आपकी डेमोक्रेटिक नॉर्म चेंज हो जाएंगी। जो इलीगल या अनडेमोक्रेटिक चीजें आती हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला लोगों में awareness आ जाएगी किसको देना है, वोटिंग बैंक कैसे बनाने हैं, इलेक्टोरल कॉलेजेस क्या होते हैं। लोगों को ये मैनिफेस्टो पढ़ने की आदत हो जाएगी कि वो पार्टीज के मैनिफेस्टोस पढ़ें और फिर उनको देखते हुए उसके ऊपर वोट करें। बहुत शुक्रिया सर। बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी के हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूशन है, उसके साथ साथ एलिमेंट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है। सर उस हवाले से अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो ये ऑर्गन्स हैं, ये आपके बेसिक एलिमेंट्स में भी आते हैं, तो इनका क्या पार्लियामेंट रोल होती है। जी तो बात इसमें आपको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 मेन पिलर्स होते हैं। लेजिस्लेचर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होती है या एग्जीक्यूटिव आप कह लें, और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? उसका काम के मुल्क के लिए लॉ बनाना है, कानून बनाना। या ऑलरेडी अगर एग्जिस्टेंस है, कानून लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें वक्त के तकाजों के मुताबिक लेजिस्लेट करना, अमेंडमेंट करना। और डेमोक्रेसी में इसका बहुत अहम रोल है। आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं हमेशा से बात करता हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइंड बिटवीन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द मुस्लिम लीग। ठीक है, हाँ जी। इसकी बदौलत आप देखते हैं 18 अमेंडमेंट हुई। 18 अमेंडमेंट टोटली जो है आपकी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है, आपकी जो जमहूरियत है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। उसमें क्या है कि 58 रूबी को अबॉलिश किया गया है, और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आपका सेमी प्रेसिडेंट बल्कि प्रेसिडेंट हुआ पड़ा था, उसको दोबारा पार्लियामेंट्री में बहाल किया गया है। तो ये पार्लियामेंट का काम है। अगर पार्लियामेंट ना होती, पार्लियामेंट ये काम ना करती, तो आप आजकल जिस तरह की एक गवर्नमेंट एंजॉय कर रहे हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, वो ना कर रहे होते। इमरान खान साहब ऐसी गवर्नमेंट एंजॉय ना कर रहे होते। सारी की सारी जो पावर थी वो प्रेसिडेंट के पास थी, और उनके ऊपर एक जो है ना, वो सुई कह लें या लटकती रहती है कि प्रेसिडेंट जब मर्जी असेंबलियां डिसॉल्व कर सकता था। आपने देखा इसी ये जो 58(2)B की बदौलत बहुत सारी गवर्नमेंट को जो है ना वो घर पे जाना पड़ा। 2 दफा बेनजीर साहबा का, 2 दफा नवाज शरीफ साहबा को, 1 दफा जनेजो साहबा को। तो ये पार्लियामेंट है जो मुल्क के सेटअप को स्ट्रॉन्ग करती है, डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रॉन्ग करती है। बात वही है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होनी चाहिए, लोगों को भी पता होना चाहिए सिविक कल्चर का, और जो आपके जो लीडर्स हैं उनको भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का पता होना चाहिए। जो आपकी एग्जेक्टिव है उसका सीधा सीधा का काम है कि जो भी आपकी लेजिस्लेचर जो है वो लॉ बना देती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाती है। यहाँ पे थीरी और प्रैक्टिस में फर्क आता है कि थीरी आपकी बन जाती है, लेजिस्लेचर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट जो है ना वो बना देती है, लेकिन आगे एग्जेक्टिव जो है वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा सकती। ठीक है, अगर एग्जेक्टिव भी उसी तरह जिस तरह थीरी बन जाती है उसके ऊपर अमल दरामद करवाए, तो मुल्क फिर एक जो है वो गुड स्टेप की तरह मूव हो जाता है। थर्ड जो पिलर है आपका जुडिशरी है। जुडिशरी का बहुत अहम रोल है। जुडिशरी जो है आपके, एक तो जाहिर है सीधी सीधी बात है, मुल्क के अंदर जितने भी इंसाफ प्रोवाइड करती है। दूसरा, वो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें कहीं भी कंफ्यूजन आती है, सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में कंफ्यूजन आती है, और किसी भी इश्यू में कंफ्यूजन आती है, तो उसने अपनी राय देनी होती है। और अगर जुडिशरी आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको जो है वो एक्सप्लेन कर दे, और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक उसको एक्सप्लेन कर दे, तो फिर मुल्क जो है एक अच्छे रास्ते पे तैनात हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में डालमा है, आपने स्टार्ट में ही देखा कि सिंध हाई कोर्ट ने जब क्या नाम था उनका स्पीकर साहब की, जो आमिर मौलवी तमीजुद्दीन साहब को, सिंध हाई कोर्ट ने उनकी फेवर में बात की, तो आपकी जो है फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नर जनरल की फेवर में बात कर दी। तो यहाँ पे फिर जो है ना इश्यूज आते हैं। जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रमोट करने में अहम रोल अदा करती है, लेकिन पाकिस्तान में इसके उल्ट काम जा रहा है। जी सर, जिस तरह भी आपने बात की मौलवी तमीजुद्दीन केस, शुरू में देखें
1947 से ऑनवर्ड 1958 तक हमें 2-2.5 साल से ज्यादा किसी गवर्नर जनरल ने, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट नहीं चलाई पाकिस्तान में। ऐसे अगर हम 1988 के बाद 1998 तक मुशर्रफ साहब के दौर के आने तक देखें, तब भी एक रेस लगी हुई थी। कभी नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, कभी बेनजीर साहिबा आ रही थी। उन 8 सालों में इस तरह से रहा। तो सर, ये ऐसे कौन से माशरती चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के, जो हमें अब खत्म करने चाहिए, और उसके लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं कि ना हमारी स्टार्ट में डेमोक्रेसी कंटिन्यू चलती रही, ना हमारी 1988 में मिड में आके उसमें फिर वैसे ही आपको हमें देखेंगे कि आउटब्रेक्स नजर आ रहे हैं। 2-2 2.5 साल की गवर्नमेंट है, उसके बाद फिर एक आउटब्रेक है, फिर एक आउटब्रेक है। इसके अलावा कौन से और माशरती चैलेंजेस है, और इस समेत हम सारे चैलेंजेस को कैसे खत्म कर सकते हैं, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं? वह इसमें बहुत सारी जो है ना वो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो जमहूरियत है वो डिरेल हो जाती है। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ वो इलिटरेसी है, जो है वो एजुकेशन ना होने की वजह से लोगों को अपने जो राइट्स का, अपनी ड्यूटीज का पता नहीं होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम जो जिस लीडर को मुंतखब कर रहे हैं वो उसका काम क्या है, हमारा क्या ट्रेंड है। हम MNA MPA का काम जो है आपके मुल्क के अंदर लेजिस्लेट करना है। दुनिया में कहीं भी जो आपके मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, उनका काम जो है वो ये नालियां पक्की करवाना नहीं है, सड़कें पक्की करवाना नहीं है, उनका काम लेजिस्लेट करना है सिर्फ मुल्क के अंदर। हाँ, ये काम सिर्फ आपके जो लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उनका होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। हमारे मुल्क में जितनी की जितनी पावर है वो सारी MNA MPA को दी जाती है। नो डाउट, इसमें मैं मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो लोकल गवर्नमेंट के मेंबर को पावर दी गई थी, लेकिन उसके बाद और उससे पहले हमेशा से सारी की सारी जो पावर है वो आपके MNA MPA की होती है। तो इलिटरेसी खत्म होगी, एजुकेशन जो रेट ज्यादा होगा तो लोगों को अवेयरनेस आएगी। अब मैं आपकी अपनी एग्जांपल लेता हूँ कि मैं BS के बच्चों को जब इसके मतलब पूछता, अब उनमें अवेयरनेस आ रही है, उन्हें पता है कि हमने वोट किसको देना है, हमने किस बेस पे वोट देना है, और वो जो है इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं, वो नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, वो सियासी कल्चर के बारे में बात करते हैं, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लिटरेसी रेट जैसे जैसे इंक्रीज होगा, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आएगी और पॉलिटिकल कल्चर उतना ही डेवलप होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में एब्सेंस ऑफ सोशल जस्टिस है कि आपको पता है कि लोगों को जस्टिस नहीं मिलता, तो इस वजह से ये भी एक जो है वो एक चैलेंज है डेमोक्रेटिक सेटअप में, क्योंकि लोग समझते हैं कि डिक्टेटर आता है तो वो स्पीडी ट्रायल हो जाते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। और इस वजह से ये अगर आप जितने भी सोशल जस्टिस लोगों को प्रोवाइड कर दें, इक्विटी प्रोवाइड कर दें, तो फिर जो है वो एक कल्चर आपका जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें जो है स्ट्रेंथ आएगी। फिर पाकिस्तान में इमेच्योर डेमोक्रेसी है, 47 से लेके 2021 हो गया है। आपने देखा मोर देन 50% ऑफ इरा डिक्टेटरशिप रही है, और अगर दूसरी गवर्नमेंट भी रही है तो उसमें भी बहुत ज्यादा रोल जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस का रहा है। पॉलिटिकल लीडर्स में इमेच्योरिटी है, वो फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर ऑफ द कंट्री काम नहीं करते, वो अपनी जेबें भरने के लिए काम करते हैं। इस वजह से हम किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा रोल अदा करता है। मैं समझता हूँ अगर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको पता हो, उनको नाम्स का पता हो, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी काम कर रहे होते तो लोग कम अज कम उनके फेवर में उठते, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही वजह होती है कि जब भी एक पॉलिटिकल लीडर जो है उसकी गवर्नमेंट जाती है तो लोग, डिक्टेटर आता है तो लोग मिठाइयां तकसीम करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे होते, ठीक है। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये जो गवर्नमेंट डिक्टेटर की आएगी ये पाकिस्तान को और पीछे की तरफ ले जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म, फिर इसके अलावा सिविल मिलिट्री रिलेशंस बहुत काउंट करते हैं। जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनको सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग करने चाहिए। मिलिट्री का काम जो है वो आपके बैरक्स की हिफाजत है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत है, मुल्क के अंदर कोई नागहानी सूरत आ जाती है तो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर वो जो है अपना काम, अपना रोल अदा कर सकते हैं। अदरवाइज सिविल गवर्नमेंट में उनका कोई काम नहीं। ये पॉलिटिकल साइंस की थीरीज है, ठीक है जी। तो जो गवर्नमेंट होती है उनको खामखा मिलिट्री के साथ जो है वो एक लफ्ज पंगा ही कह लें, लेने की जरूरत नहीं होती। दोनों जो इंस्टीट्यूशंस है उनको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। दोनों को जो है ना फॉर द वेलफेयर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री जो है वो रोल अदा करना चाहिए।
इसके अलावा पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए एक बड़ा डायलेमा ये भी है कि यहाँ पे जो है ना वो कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी है। कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी आपके सामने बहुत कम आती है, रीजनल लेवल की पार्टी ज्यादा होती है। आप डिफरेंट जो है वो रीजन में डिवाइड हैं, डिफरेंट कास्ट में डिवाइड हैं, क्रीड में डिवाइड हैं, लोग जो वोट भी इसी बेस पे हासिल करते हैं। राई है तो राई को वोट देगा, आप समझ रहे हैं पठान है तो पठान को, वो इस वजह से जो है वो इश्यूज रहते हैं। तो इसको भी जो है एड्रेस जो है वो किया जा सकता है। इकोनॉमिक इनक्वलिटी है कि पाकिस्तान में जो है ना वो लोगों को जो मुआशी ज़राए हैं वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। इस तरह लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के पास जो है वो ज़राए कम है, सोर्सेज कम है। इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट्स आती हैं, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं होती, उनकी तैयारी नहीं होती कि हम गवर्नमेंट लेने जा रहे हैं तो हमने कैसे काम करना है। रिसेंट पीटीआई की गवर्नमेंट देख लें, जब अपोजिशन में थे तो कहते थे हमारे पास ये टीम है, हमारे पास वो टीम है, हम बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन जब गवर्नमेंट आए तो अभी तक इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। इसके ऊपर ही देख लें कि आपका जो ये फिनांस मिनिस्टर है वो कितने चेंज हो गए, समझ ही नहीं आ रही कि हमने किस तरह जो है फिनांस को टैकल करना है। तो इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट्स आती हैं, उनके पास पावर नहीं होती, उनके पास जो है वो कॉम्पिटेंसी नहीं होती लीडर्स के पास कि वो गवर्नमेंट रन कर सकें। फ्यूडल सिस्टम बहुत ज्यादा है मुल्क के अंदर। आप देखते हैं कि ये भी एक जो है वो जितने भी लोग आते हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, पावर ज्यादा होती है, वो इलेक्ट होके असेंबलियों में आते हैं। और जब वो असेंबलियों में आते हैं तो वो जो है वो अपनी जो फ्यूडलिज्म है उसको प्रमोट करते हैं। वो लोगों की काम जो वेलफेयर काम है उनके लिए वो काम नहीं करते। लैक ऑफ सिविक कल्चर है, पॉलिटिकल पार्टीज में डिक्टेटरशिप है, ये बहुत अहम है जमहूरियत में कि हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मोस्टली उनमें डिक्टेटरशिप है। उसमें आप देखते हैं कि हाँ वो वहां पे, हालांकि वहां पे जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से एक जो है कल्चर होता है, वहां से इलेक्शन होते हैं, फिर जाके जो है वो चेयरमैन मुंतखब होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक एक फैमिली जो है ऑक्यूपेशन की हुई है पार्टी के ऊपर, उसका उसके बाद उसकी बेटी, उसका बेटा। तो ये फिर डिक्टेटरशिप है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा भी आप देखते हैं कि बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो हैं वो एक जूनियर उठ के आता है तो उसको जो है ना वो उसके पीछे होते हैं, हालांकि वो ज्यादा कॉम्पिटेंस होते हैं, वो ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि ये जो है ना ऑलरेडी एक उसका बेटा है तो उसकी बेटी है, उसको जो है ना वो उनके पीछे चलते रहते हैं। बाप दादा की पॉलिटिकल पार्टी है तो उनकी जागीर की तरह है कि उसको जैसे मर्जी चलाएं। और क्या, हम तो इसके लिए अपनी जो फैमिली नाम चेंज कर लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जरदारी है उसको भुट्टो बना दिया सिर्फ वोट लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक, लेकिन लोग इन चीजों को नहीं ना समझते। लोगों में जब तक एजुकेशन नहीं आएगी वो जो है वो अपना रोल अदा नहीं कर सकेंगे। फिर इसके बाद इलेक्शन रीजिंग बहुत ज्यादा है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे मुल्क में। इस वजह से भी लोग, आपने कराची का रिसेंट इलेक्शन देखा, बहुत कम लोग जो वोट डालने के लिए गए। जी सर। तो यहाँ अपनी पसंद के बंदे लाने के लिए जो है ना वो रिगिंग की जाती है। इस वजह से भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको चैलेंजेस ही रहते हैं। फिर रोल ऑफ जुडिशरी बहुत अहम है, वो भी आपको पता है कि वो फॉर द सेक ऑफ डिक्टेटरशिप या उनको सपोर्ट करती है। तो मिलिट्री का रोल बहुत अहम है कि इन दोनों जो इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत अहम है। इनको चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करें, ना कि उनके जो है वो खिलाफ काम करें। जी, ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो पाकिस्तानी जमहूरियत को दरपेश है। जैसे मैं एक थोड़ा सा इशू ये भी ऐड करना चाहूंगी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा हैं कि वो अपनी लिमिटेड सोच के साथ रहते हैं कि ये हमारा इतना सा काम हो जाए, हमें बाइक मिल जाए या हमारी गली बन जाए या हमें पानी आ जाए। उनके वो पिछले 5 सालों से 10 सालों से वो काम हो नहीं रहा होता, वो मुश्किल टाइम गुजार रहे होते हैं। तो वो उस लिमिटेड थिंकिंग की वजह से भी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वेरी पुअर है, पॉवर्टी की लाइफ गुजार रही है, तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन इसमें आ जाता है कि हम वक्ती फायदे के लिए वोट देते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचते हैं। जी तूबा, जितने भी डेवलप नेशन है उनकी इकॉनमी स्ट्रांग होती है। हर बंदा जो है फादर से को बैली काम करता है, आपको ही पता है। अगर उसके बच्चे भूखे हैं, वो खुद भूखा है
तो वो तो एक नान के ऊपर भी, नान रोटी के ऊपर आपने देखना है टर्म चलते ही कि नान रोटी के ऊपर वो वोट दे देता है। आप बाइक की तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं ना, वो तो नान रोटी के ऊपर भी जो है ना वो वोट देने के लिए तैयार होते हैं। तो यो जब तक मुल्क के अंदर इकानमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपके जो जमहूरियत भी उससे लिंक होती है। ठीक है जी, इकानमी स्ट्रॉन्ग होगी तभी लोगों को, अभी तो लोगों को सिर्फ ये है कि हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमें खाना मिल जाए, दूसरी चीज तो वो सोचते ही नहीं है। वो ये सोचते ही नहीं है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, उन्हें से इससे तो कोई कंसर्न ही नहीं है। लेकिन अगर इकानमी स्ट्रॉन्ग होगी, उनको बिला वजह, और वो कह सकते हैं कि वो जब बैली उनकी स्ट्रॉन्ग होगी, उनको खाना मिल रहा होगा, तो फिर वो दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे। ये तो पढ़ी लिखी बात है ना, कि कोई भी इंसान जब तक उसके पेट में कुछ होगा तो वो दूसरी चीजों के बारे में सोचेगा। अगर उसका पेट ही खाली है, भूख है, तो वो सिर्फ उसी के मुतल्लक ही सोचेगा। ये तो थैंक यू सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट और बट नॉट द लीस्ट, कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारी यूथ है, वो इन चैलेंजेस को जो हम फेस कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, उनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, उसको खत्म या उसको कम कैसे कर सकती है? यूथ को कैसे सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, यूथ को क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, फॉर द डेमोक्रेसी भी एंड फॉर द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम भी एंड फॉर द स्ट्रॉन्ग नेशन ऑफ पाकिस्तान? जी मिस्टर, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो यूथ होती है वो किसी भी मुल्क में जो डेवलपमेंट में रोल अदा करती है, उन्होंने ही आगे फ्यूचर संभालना होता है मुल्क की डेवलपमेंट के लिए। तो इस वजह से यूथ को बहुत अहम रोल अदा करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो यूथ है उन्हें पॉजिटिव रोल फॉर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन उसमें अदा करना चाहिए, कि मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होनी चाहिए। उन्हें अपने गली मोहल्लों में, अपने सबसे पहले तो अपनी फैमिली में, फिर गली मोहल्लों में जो है वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में बताना चाहिए। लोगों को बताना चाहिए वोट कैसे कास्ट करते हैं, उन्हें बताना चाहिए मुल्क के लिए जो है हम जो है वो काम कैसे कर सकते हैं, मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ कैसे लेके जा सकते हैं। ये सारा का सारा काम जो है वो यूथ अदा कर सकती है, और वो अच्छे तरीके से, क्योंकि ये इनके अंदर जज्बा बहुत ज्यादा होता है, तो ये अच्छे तरीके से लोगों को कायल कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जो यूथ है उसे अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज का पता होना चाहिए। हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम अपने राइट्स की बात करते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे ये मेरा राइट नहीं मिल रहा, मुझे जो ये खाने की नहीं मिल रहा, मुझे वो राइट नहीं मिल रहा, मुझे वो राइट नहीं मिल रहा। लेकिन जब मेरी ऊपर मेरी ऑब्लिगेशन ड्यूटीज की आती है, तो वो मुझे पता ही नहीं होता कि मेरी ड्यूटीज क्या है। तो इन दोनों में लाजमी जो है वो कंपैरिजन होना चाहिए, कि उन्हें राइट्स का तो पता होता है लेकिन उन्हें ड्यूटीज का पता नहीं होता। और अमूमन हमें तो हमारे राइट्स का भी नहीं पता होता ना, ये भी डायलेमा है, हमें अपने राइट्स का भी नहीं पता, ड्यूटीज की दूर की बात, हमें क्या राइट्स दे रहा है, क्या क्या राइट प्रोवाइड करता है। तो ये जो है एक जो आप हमारी यूथ है उनको पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटीज क्या है, उनके राइट्स क्या है। फिर उनको प्रमोट डेमोक्रेटिक वैल्यूज के, जो यूथ है उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी जो तरीकाकार आ रहे हैं उसके मुताबिक अमल करें, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो इसको चेंज में लाए। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई सिर्फ इसी वजह से कि उसने यूथ को चेंज किया, यूथ को आप एक्सप्लॉइट तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये ना हो कि गवर्नमेंट के खिलाफ टर्म चले जाए। उसने यूथ को ऊपर लेके आने की कोशिश की, उसने वही स्लोगन यूज किया, और इस वजह से आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो इमरान खान के साथ है एज कम्पेयर टू दी ओल्ड जनरेशन। यंग जनरेशन जो है वो इमरान खान के साथ है। पॉलिटिकल टॉलरेंस उनको चाहिए कि वंशोर पॉलिटिकल टॉलरेंस वो जो है वो सब्र का मुजाहरा करें, और आपस में जितने भी पॉलिटिकल या सियासी बातें होती हैं, वो एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में ठीक है आपका स्लोगन है उनका स्लोगन है, आप उसके लिए कंटेस्ट करें, लेकिन उसके लिए जान दर की बाजी लगाने के लिए तैयार ना हो जाए। ठीक है, और इसके लिए लोगों में एक तरीकाकार के मुताबिक जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, और लोगों को भी उसके मुताबिक इस्तेमाल करने के तरफ दें। प्रमोट सोशल एंड मॉरल वैल्यूज बहुत अहम है। पाकिस्तान में एथिकली और मॉरल वैल्यूज जितनी की कम हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरतीब से होता रहा तो हम सोसाइटी या एक कम्युनिटी कहलाने के काबिल नहीं रहेंगे। मॉरल वैल्यूज तो खत्म होती जा रही हैं, तो इस वजह से यूथ जो है उसको जो है इसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इंश्योर इंटरफेथ हार्मनी, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो भी पीस का है। तो जब तक इंटरफेथ हार्मनी कायम नहीं होगी, मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है वो कायम नहीं हो सकेगा। तो यूथ को चाहिए
क्योंकि इनके अंदर आइडियाज ज्यादा होते हैं, जज्बात ज्यादा होते हैं, नॉलेज इनके पास ज्यादा होता है। तो जो दूसरे मजहब हैं या दूसरी आइडियाज हैं उनको एक्सेप्ट करें। हमारा डायलेमा क्या है तूबा, कि हम क्या करते हैं कि हम फतवे जारी कर देते हैं, ये कर रहा है तो इसके ऊपर फतवा, ये कर रहा है तो इसके ऊपर फतरा, ये इस्लाम से खारिज हो गया, ये इससे खारिज हो गया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हमें जो है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, और इसमें कोई भी जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है तो हमें उसकी जो काविशें हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें इल्जाम लगाना चाहिए कि ये फलाने मजहब से है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये फलाने जो है ना वो फिरके से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो जब वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है तो उसकी जो जितनी भी काविशें हैं उसको सराहना चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। इनको चाहिए कि इस्लामिक वैल्यूज लाइक लिबर्टी, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस के ऊपर जो है वो फोकस करें, क्योंकि इस्लाम जो है वो पीस का मजहब है, वो अमन का मजहब है, और वो कभी भी जो है वो कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। तो हमें भी चाहिए और यूथ को भी चाहिए कि उसके ऊपर जो है इस्लामिक वैल्यूज के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात एट पॉइंट कि अवॉइड एनी डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर। हम जो दूसरों के मतलब डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं उससे बचना चाहिए। वो खास किसी भी फिरके से भी हो सकती है, वो मजहब से भी हो सकती है, वो पार्टी से भी हो सकती है। तो हमें सिर्फ ये यूथ को चाहिए कि हम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री काम करना चाहिए, और हमें कहीं भी मिलके काम करने का मौका मिले, उसमें कोई भी मजहब से तल्लुक रखता हो, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तल्लुक रखती हो, उसमें कोई भी जो है वो सेक्ट तल्लुक रखता हो, तो हमें सिर्फ पाकिस्तान के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, डेवलपमेंट के काम करना चाहिए, बाकी सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। जी मिस तूबा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऑडियंस में वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी कोशिश है डेमोक्रेसी के प्रमोशन के हवाले से, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन कह रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आमिर जुनेद चीमा साहब हैं, वो क्वेश्चन कर रहे हैं सप्रेशन ऑफ पावर के हवाले से, कि डेमोक्रेसी में सप्रेशन ऑफ पावर है, उसके बाद थोड़ी सी अगर बात करना चाहें कि वो किस तरह से है। अहमद साहब, वो पहले इसके ऊपर बात हो चुकी है कि सप्रेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं है, वैल्यूज नहीं है। तो इस वजह से लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो अच्छे तरीके से गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रहा और वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो जब तक मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं अच्छे तरीके से काम करेंगी, और जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नहीं समझेंगे, और रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ, तो जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना रोल अदा नहीं करेंगे टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान में इस तरह ही डेमोक्रेसी काम करेगी। सर इसरा शफीक हैं, वो बहुत तारीफ करी है सेशन की, मगर साथ ही कह रही हैं कि लैक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इसको जरा मजीद हाईलाइट किया जाए कि उसमें क्या कुछ आ सकता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं लैक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये ऑडियंस से क्वेश्चन है सर। जी, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक बहुत हमने, जी मैं सुन रहा हूँ जी, थैंक यू। तो इसमें लैक ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज बहुत ज्यादा है। आप सबसे बड़ी बात जब वोट करते हैं, मैं मैथ से शुरू करता हूँ, आप वोट कास्ट करते हैं तो आप अपने भाई के कहने पे, अपने पापा के कहने पे, अपने गली मोहल्ले के नाज़िम के कहने पे, आप जो है चेयरमैन के कहने पे, बरादरी बेस पे वोट कास्ट करते हैं। आप तो ये नुमाइंदे ही नहीं देखते, उनका कंपैरिजन नहीं करते कि इनमें वो कौन सा है जो मुल्क के लिए काम करेगा। यहाँ से ही डेमोक्रेटिक नॉर्म जो है वो अनडेमोक्रेटिक हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने वोट। और दूसरी बात इंस्टीट्यूशन की करेंगे हम, कि सबसे बड़ी बात 47 से लेके 2021 तक आप देख रहे हैं कि जो जितने इंस्टीट्यूशन हैं आप में, उनमें अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज है। मैंने पहले भी बात की, 58 से लेके 69 तक अयूब साहब रहे, वन मैन कॉन्स्टिट्यूशन बना के उन्होंने जो है ना वो 11 साल गवर्नमेंट ऑलमोस्ट कर दी। इसके बाद उन्हें चाहिए था कि कम से कम जो है वो गवर्नमेंट इलेक्शन करवाते और डेमोक्रेटिक सेटअप कायम कर देते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने दोबारा से ही जो गवर्नमेंट है वो एक डिक्टेटर के हवाले की, याह्या खान साहब। और याह्या खान साहब के बारे में कौन नहीं जानता, आप पढ़ के देख लें, किताबें पढ़ के देख लें, और बहुत सारे नॉलेज आजकल तो आपके सामने खुलेआम मिल जाती हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा था। उन्होंने मुल्क को जो है वो डिसइंटीग्रेट करवा दिया, तोड़ दिया, और 2 साल उन्होंने 3 साल हुकूमत की। इसके बाद मुल्क के अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप कायम हुआ। आप देख रहे हैं, मैं ये नहीं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की फेवर नहीं करूंगा, लेकिन
भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो स्टिल पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट वक्त के तकाजों के मुताबिक होती हैं, लेकिन भुट्टो साहब की गवर्नमेंट को भी जो है वो ज़िया साहब आके जो है ना वो डिरेल करते हैं और मुल्क के अंदर वो 3 महीनों का कहते हैं जी मैं इलेक्शन करवाऊंगा। वो 3 महीने 11 साल पे मुहीत होते हैं। मैं एक वर्ड यूज करता था सेंटेंस कि पाकिस्तान की जान उस वक्त छूटती है जब उनकी जान निकल जाती है। त्यारा क्रैश होता है 1998 में, तो फिर जो इसके बाद देखें बेनजीर साहबा की गवर्नमेंट आती है, 2/3 मेजोरिटी लेती है, लेकिन फरूक लगारी साहब जो है वो 58(2)B का इस्तेमाल करते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज है, नॉर्म्स है। एक बंदा जिसको उसी पार्टी ने उन्हीं लोगों ने नुमाइंदों ने इलेक्ट किया होता है और वो गवर्नमेंट को गिरा देता है। एक बंदा सिर्फ पूरे मुल्क की सेटअप को, असेंबलियों को डिसॉल्व कर देता है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, आप देखते हैं वहां भी 58(2)B ये अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। तो ये सारी की सारी अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, जो जमहूरियत है वो कामयाब नहीं हो रही। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स में अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। ठीक है, मैंने पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र किया कि वहां उनमें डिक्टेटरशिप है, उनमें भी डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये सारी अनडेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। अगर इनसे छुटकारा मिल गया तो इंशाल्लाह ताला, और होपफुली मैं जैसे पहले बात कर रहा हूँ कि ये 3rd कंसेक्टिव गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी की, 5 कंसेक्टिव गवर्नमेंट आ जाएंगी तो मुल्क के अंदर बहुत सारी जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा इंशाल्लाह। जी मिस्टर सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है एज अ ऑडियंस, आपकी स्टूडेंट का क्वेश्चन है। हमने अपने पिछले इलेक्शन में देखा कि सोशल मीडिया वॉरफेयर बहुत हुई पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई एक नया मीडिया, सोशल मीडिया यूज किया गया है सर। इसमें कुछ सही प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है सर, सही के हवाले से भी और गलत के हवाले से भी। हर बात को इतना एग्जैजरेट किया जाता है, अगर वो गलत है तब भी, मतलब अगर झूठी है तब भी, अगर सही है तब भी, कि हमें सोचना मुश्किल हो जाता है कि ये बात सच है कि गलत। सर, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कहाँ पे जाके हिट करेगा, इतना ज्यादा प्रोपोगेंडा होना हर चीज के हवाले से? जो मीडिया है वो बहुत अहम रोल अदा करता है किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में और उसको बैक पे लाने में। मीडिया को फ्री होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इस हद तक नहीं होना चाहिए कि वो मुल्क की जो आप कह लें कि आइडेंटिटी है या मुल्क की डेवलपमेंट है उसको पीछे लेके जाने की तरफ अपना रोल अदा करे। आज का सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव है और उसके लिए आपने 5th जनरेशन वारफेयर की टर्म भी हम यूज करते हैं कि जो गैर मुल्की अनासर हैं वो फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए और बहुत सारे सोशल मीडिया वो मुल्क की जो यूथ है स्पेशली उसको जो है इस तरह के आइडियाज फ्लोट करते हैं और इतनी तवत्तर के साथ फ्लोट करते हैं कि लगता है ये सच है। ठीक है, और आपकी जो तो वो इस वजह से ये जो है ये होना चाहिए। हमारे जो लोग हैं, जो मास है, जो एजुकेटेड पब्लिक है, उसको अवेयरनेस होनी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, उनको पता होना चाहिए, वो उसमें फिर तमीज कर सकते हैं। दूसरी जो आपकी गवर्नमेंट होती है उसको भी, जैसे इंडिया इतना प्रोपोगेट कर रहा था, बहुत सारी जो वेबसाइट लॉन्च की हुई थी पाकिस्तान के मुतल्लक में, तो इस गवर्नमेंट में आके उसके मुतल्लक जो है एक लाहे अमल तरतीब दिया, पॉलिसी बनाई और उसके अमल जो है ना वो उसका यूएनओ में भी इन्होंने उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी और बहुत सारी साइट्स बंद करवाई जो खालिस्तान पाकिस्तान के अंदर काम कर रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही थी। तो सोशल मीडिया मुल्क को जो है वो डेवलपमेंट की तरफ भी ले सकता है और उसको बैक पे भी लेके जा सकता है। तो इसमें रोल आपकी यूथ का यह है कि वो उसको किस अंदाज में समझती है। सिंपल वही है कि अगर वो मुल्क की डेवलपमेंट के खिलाफ, मुल्क की समाजियात के खिलाफ, मुल्क के कल्चर के खिलाफ और बहुत सारी चीजों के खिलाफ अगर उसमें कोई भी एक एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि उसमें झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और यूथ को खामखा इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इस वजह से यूथ को समझना चाहिए और उसके जो है वो जो भी शेयर किया जा रहा है उसको बिला वजह बगैर तस्दीक के शेयर ना करें। ठीक है जी, हमारा ये कंसेप्ट है। हमने तो वो कर दिया हो ना, तो पहले वो जो फोटो स्टेट होती थी, आप पता नहीं तो वो आपको पता है कि नहीं, हमें तो पता है मेरे एज में कि हमारे स्कूल में जब मैं प्राइमरी में था एक फोटो स्टेट आती थी, उसके ऊपर कहानियां लिखी हुई थी कि अरब के ने ये हाजी देखा वो देखा, जो
और इसकी 50 फोटोकॉपियां ना कराएं तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारा कंसेप्ट ही अब यही होगा कि हम शेयर करते जा रहे हैं और उसकी तस्दीक नहीं करते। तो ये डायलेमा है पाकिस्तानी सोसाइटी का। बहुत शुक्रिया सर। अब आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि बिल्कुल एंड नोट पे अगर आप कोई की मैसेज देना चाहते हैं यूथ को तो आप वो दे सकते हैं। मेरा यही मैसेज है यूथ को कि वो एक तो टॉलरेंस का मुजाहरा करें, आइडिया जो हैं अपने फ्लोट करें, लाजमी फ्लोट करें, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं इसको प्रमोट करें। अपने गली में, अपने घर से स्टार्ट करके अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में बताएं, डेमोक्रेसी के बारे में बताएं, ताकि मुल्क जो है वो एक डेवलपमेंट की तरफ जा सके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इंशाअल्लाह हम आपसे दोबारा राब्ता रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।